चलिए, तो नमस्कार प्यारे बच्चों। आप लोगों के बीच आज हम लोग बिहार बोर्ड के जो क्वेश्चन बैंक हैं, जिसमें आपको हर चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हर साल जो पूछे जाते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो या 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो या लॉन्ग लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस जो हों, इन सारे क्वेश्चंस का हम डिस्कशन सेशन लेके आए हैं। और आज हम लोग जो डिस्कशन शुरू करेंगे वो हमारा क्वेश्चन पेपर 2022 का है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का तो लेवल कुछ खास तो होते नहीं है। बिहार बोर्ड में तो क्वेश्चन एकदम थोड़ा सा एवरेज लेवल का होता है, और बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिनका 12th के एग्जाम में कोई मतलब नहीं है, वो भी क्वेश्चंस होते हैं। तो हम आपको गाइड करेंगे कि किस क्वेश्चन को आप कितना समय दें और कैसे उसके बारे में आप आंसर को रेडी करें। और साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि किन किन चैप्टर से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देख के आप अपना अनुमान लगाएंगे कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है और किस चैप्टर में कुछ कमी है, तो उसको अभी भी हमारे पास समय है, आप उसको रिवीजन करके उसको दूर कर सकते हैं। और ये जो हमारा सेशन है, इसमें आप कुछ नहीं, आप पेन पेपर लीजिए। आपके सामने में मेरे आंसर करने से पहले ही आपके सामने में क्वेश्चन पेपर होंगे, और आप इसका आंसर खुद से पहले निकालिए और फिर हमारे आंसर के आने का इंतज़ार करेंगे। और आपका आंसर अगर करेक्ट है, यानी आपकी तैयारी अच्छी है। तो चलिए, एक सिरसिरे नज़र में, एक नज़र में फिजिक्स का करें रिवीजन। हमारा यही कहना है कि एक झलक में फिजिक्स का हम रिवीजन कैसे करें। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन, जो आपका 2022 में जो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर। जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ को एस्टेब्लिश करते हैं, तो वहां पे आता है निर्वात का पारावैद्युतांक होता है। तो निर्वात का पारावैद्युतांक होता है 8.85 गुना 10 का पावर -12, ये वैल्यू है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका क्या है, किस चीज में, ये इसको क्या पढ़ेंगे, फैराडे पर मीटर। क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं बोलो? फैराडे पढ़ते हैं ना, कि कुछ और पढ़ते हैं? फैराडे पर मीटर। एक्चुअली आपको मैं बता दूं कि आपका इसका आंसर भी आपका ए ही होगा। इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू आप पढ़े हो, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर पर मीटर स्क्वायर, ये पढ़े हैं आप। जब इसको मैंने आपको कई बार मैंने क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन में भी मैंने आपको फैराडे का रिलेशन मैंने आपको न्यूटन, कूलम और आपका मीटर के बीच में रिलेशन आपको एस्टेब्लिश किया है। जब आप इसके रिलेशन को आप फैराडे पे आप ले जाएंगे, तो ये आपको वैल्यू आ जाएगा फैराडे पर मीटर, या इसको हम लोग फैराड पर मीटर भी हम लोग पढ़ते हैं इस तरह से। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा, ऐसे में प्यारे बच्चों बता दूं कि अगर आपके मन में अगर एक कंफ्यूजन है कि जैसे अब यहाँ पे कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हो सकता है कि ये बात ध्यान में अगर नहीं आ रहा हो, तो एक वैल्यू, ये तो वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे 8.85 इंटू 10 क्या है, -11, यहाँ +11 और यहाँ पे +12। तो ये तीनों तो अपने आप नहीं इसका आंसर होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। चलिए, अब आइए। तो अच्छा, अभी एक बात है कि अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है, अगर उतना डिस्कशन करेंगे तो आपका लेक्चर्स लंबा हो जाएगा। आप हमारी किसी और वीडियो में आप जाके देखेंगे, मैंने आपको फैराडे पर मीटर का बहुत अच्छे से रिलेशन इसका एस्टेब्लिश करके दिया है। चलिए, अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एसआई यूनिट एकदम वेरी सिंपल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ध्यान से सुनना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपका एसआई यूनिट विद्युत द्विध्रुव का। अब यहाँ पे एक बात, अब विद्युत द्विध्रुव का तो एसआई मात्रक तो होता नहीं है। विद्युत द्विध्रुव हम लोग किसको बोलते हैं कि जब छोटे परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से काफी कम दूरी में, यानी कि स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज, है ना, टू स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर सेपरेटेड विथ वेरी स्मॉल डिस्टेंस नोन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई यूनिट नहीं होता है। यूनिट किसका होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, आघूर्ण। प्रश्न पत्र में क्या थे ये टाइपिंग मिस्टेक है क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर मान लें विद्युत द्विध्रुव ही है,
अब देखो तो ये गलती है ना, तो आप इसमें हड़बड़ाएंगे नहीं। अब ये नहीं कि जो मान लीजिए गलत क्वेश्चन दिया हुआ है तो समझना है पहले कि विद्युत द्विध्रुव का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। बच्चे विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव याद कर लिए होंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है। और इसके बारे में आप पढ़े हैं कि P इक्वल टू Q इंटू 2A, है ना। तो इसका हमको क्या पूछ रहा है, ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है। तो चार्ज का क्या, कूलम, और इसका आपका मीटर। तो देखिए कूलम मीटर, आपका आंसर बी हो जाएगा। हाइफन भी चलेगा, नहीं हाइफन रहेगा तो कूलम मीटर सी। अब यहां ध्यान दो, अब ऐसा अगर स्मॉल सी और स्मॉल एम अगर रहेगा तो ये कूलम मीटर को रिप्रेजेंट प्यारे बबुआ नहीं कर रहा है, ये सेंटीमीटर हो गया। ध्यान रखना है कि सी आपका कैपिटल और एम आपका स्मॉल होना चाहिए, तब उसको कूलम मीटर पढ़ेंगे। और ये सब एकदम माइन्यूटली ध्यान देना है। क्वेश्चन जरूर आसान है लेकिन आंसर में एकदम, जब हम उसको जल्दीबाजी में अक्सर बच्चे गलती करते हैं तो वो गलती आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। अब चलिए, तो कूलम नियम का सदिश रूप होता है, एकदम वेरी सिंपल है। तो कूलम नियम का आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ मैं डायरेक्ट यहां पे लिख दूं। आप लिखिए इसको, एफ वेक्टर इक्वल टू क्या, सबसे पहले तो आपका के Q1 Q2। आप इसको मॉड में इसलिए लेते हैं कि चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे कीजिए ना, आर स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पे आर वेक्टर का स्क्वायर अगर करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको आर कैप लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आर स्क्वायर, आपके माइंड में ये भी होना चाहिए। और अगला स्टेप में प्यारे बच्चों Q1 Q2 बाय आर का क्यूब, और यहां आर वेक्टर होना चाहिए। अब आप आंसर ढूंढिए, ये भी आपका वेक्टर फॉर्म ही है और ये भी आपका वेक्टर फॉर्म ही है। अब देखिए तो इसमें कौन सा दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे आपका क्या है कि जल्दीबाजी में यहाँ पे आर स्क्वायर यहाँ पे है, समझ गए ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आंसर सही है। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे कि यहाँ पे अगर सिर्फ कैप लगा देते और यहाँ पे कुछ ये गड़बड़ी कर देने पे फिर ये भी आंसर हो जाता। यहाँ पे सिर्फ कैप लग जाता तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में क्या है आपका कि ये जो पूरा फॉर्मूला है ना, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन के लिए हमारा ये हो गया, समझ गए। तो चलिए इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए। आपका इसका ऑप्शन डी नहीं होगा, काहे कि अक्सर बच्चे आपका गलती मान लीजिए कि जो कर बैठते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता यानी कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर, तो Q इक्वल टू क्या पढ़ाए हैं, वेट, Q इक्वल टू क्या पढ़ाए हैं, सी भी। तो C इक्वल टू क्या, Q बाई भी। कहाँ गया Q बाई भी, कौन सा है, हाँ बी, डी, यस Q बाय भी। आगे आंसर। चलिए अब देखिए, तो इसके बाद आपका आवेशित चालक की ऊर्जा, आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है। E इक्वल टू क्या होता है, अगर किसी मान लीजिए आपका कि एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर पे जब हम लोग चार्ज Q ऐड करते हैं तो उसका पोटेंशियल भी राइज करता है। देखो अब मान लो, इसको थोड़ा समझ लेना है, रिवीजन भी हो जाएगा। मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, अभी हम इस पे अगर मान लीजिए Q चार्ज देंगे और इसका पोटेंशियल अगर राइज कर गया भी, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C भी पढ़ाए हैं, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इसका जो एनर्जी होगा ना वो आपका होगा हाफ सी भी स्क्वायर, पढ़े हो ना। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है, हाफ सी भी स्क्वायर कहां पे है, बी में है। लेकिन यहां पे देखिए एक आपका टाइपिंग एरर है, क्वेश्चन में भी है, तो फिर वो टाइपिंग एरर है, समझ गए ना। आपका सी स्क्वायर भी तो होगा नहीं, ई इक्वल टू सी इंटू भी होगा नहीं, और आपका ई इक्वल टू 1/2 सी भी होगा नहीं। क्या होगा यहां पे, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तब समझ जाओ कि बिहार बोर्ड तुम लोगों के साथ कितना मजाक करता है। ई इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर, यही प्यारे बच्चों समझाने के लिए क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन मैं इसलिए करा रहा हूं कि पिछले वर्ष जो प्रश्न पत्र पूछे गए उसमें देखिए कि किस तरह की गलतियां, और देखो आपको सब्जेक्ट की चीजों का अगर जितना आप अच्छे से पढ़े रहोगे, आपका जितना बढ़िया कॉन्फिडेंस रहेगा, तभी आप सही और गलत को डिसाइड करो। अब सर इस दिए गए प्रश्न पत्र में अब हम बी रांगे की क्या करें,
अगर b इक्वल टू मान लीजिए हाफ सी वी स्क्वायर दिया तब ओरिजिनल पेपर देखना पड़ेगा। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में हो सकता है कि e इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर हो। अगर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया होगा तो बिहार बोर्ड तो आपको टोटल 70 क्वेश्चन देता है और 70 में आपको कह रहा है कि 35 बनाने के लिए, तो फिर उस परिस्थिति में काहे हम आग में अपना हाथ डालेंगे। झूठे को पकने से बढ़िया है कि जो ऐसा क्वेश्चन बना देंगे जिसका ऑप्शन भी सही हो, बात क्लियर हो। लड़ाई थोड़े लड़ना है, हमको मार्क्स चाहिए पहले, बाद में लड़ाई होगा ना। हाँ 35 का 35 रहता तब उस कंडीशन में बी को चुनते, समझ गए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका यही सही आ रहा है ना, हाफ सी वी स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि समान धारिता C1 के n संधारित को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता। तो देखिए तो आपका सिंपल है कि इफ n कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी C1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटी विल बी। तो क्या होता है देखिए तो Cp जब आपका है तो क्या फॉर्मूला पढ़ाएं, C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट डॉट। तो आपको कह रहा है कि जो सबका वैल्यू क्या है, सबका वैल्यू क्या है, कब तक, अप टू n टर्म्स। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू एन सी। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन आ गया। चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब आपका नेक्स्ट आते हैं हम लोग 7 पे। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है बताइए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 इंटू 10 टू दी पावर 6 वोल्ट पर मीटर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में आपको इसके बारे में पढ़ना है। और प्यारे बच्चों परावैद्युत सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं, खूब पूछता भी है 2 मार्क्स में, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को कोनो गुना भाग अब फॉर्मूला करके निकाला नहीं जा सकता है। अब ये प्रश्न पत्र का डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना पड़ेगा जो कि आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और आप जब जिस समय में क्वेश्चंस जब पढ़ाई ये टॉपिक होती है तो वहां पे इसको नोट कराया जाता है। देखिए बड़ा छोटा टॉपिक है, इसको लोग न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन में नहीं आता है, बस ये थ्योरी वाले पोर्शन में है, तो लोग इसको सिंपल एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाते हैं बता के। लेकिन प्यारे बच्चों ये आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगर ये डाटा याद नहीं है तो नहीं बना पाएंगे, समझ गए। चलिए आगे बढ़ें। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अब देखते हैं, आते हैं हम लोग। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज, क्या होता है बताइए। क्या फॉर्मूला दिए हम आपको, E इक्वल टू एफ बाय क्यू होता है ना। अब इसी पे रिलेशन आप निकाल लीजिए तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू ई है ऑप्शन। F इक्वल टू क्यू ई कहां पे गया, ई के टर्म में है ना, F बाई क्यू। हाँ तो ऑप्शन बी आपका हो गया, समझ गए। कोई दिक्कत, अब ये सब के लेके कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। बन गया। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या, क्यू बाय एरिया। तो क्यू बाय एरिया कहाँ पे, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई। ये सब एकदम देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछता है ना। लेकिन यही है कि फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप तुरंत बनाते चलोगे। क्वेश्चन नंबर 10, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। अगर मान लीजिए कोई आपके पास गोलीय संधारित्र है जिसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, तो इसमें जो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो चीजें कंटेंट जो आपको दिया हुआ है वो आपका क्या दिया हुआ है बताइए। गोलीय संधारित्र की संधारिता आपका एक मान लीजिए, संधारित्र में कितने होते हैं, 2 प्लेट होते हैं आपका, एक इनर और एक आउटर। अगर मान लीजिए कि इनर फेस पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज अगर आप दे दिए हैं, क्या इनर फेस पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज दे दिए हैं तो इसके जस्ट आउटर जिस जो कि बड़ा रेडियस वाला जो प्लेट है, अगर इसका रेडियस हम लोग क्या मान लें स्मॉल आर और इसका कैपिटल आर, और इसके इनर फेस में क्या होगा कि निगेटिव चार्ज का चार्जिंग इंडक्शन होगा ना रे, चार्ज इंड्यूस्ड होगा ना, तो निगेटिव चार्ज, और इसके आउटर फेस पे पॉजिटिव चार्ज आपके इंड्यूस्ड होंगे। और इसको क्या करते हैं हम लोग, अर्थ कर लेंगे तो सारा पॉजिटिव चार्ज हमारा कहाँ चला जाएगा। अब इसकी कैपेसिटी क्या होगी बताओ, ऑप्शन ए आपका आ जाएगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल आर इंटू आर माइनस स्मॉल आर, फिर से
हाँ, तो स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर करोगे तो ये बात तो तुमको यहाँ पे ये बात बताओ कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर आपका क्या निगेटिव होता है? नहीं होता है। तो आर बी माइनस आर ए होता है। फॉर्मूला में क्या आता है? देखो एग्जैक्ट जो हम तुम लोगों को क्लास में पढ़ाए हैं कि सी इक्वल टू, ध्यान देना है, 4 पाई एप्स नॉट आर ए आर बी अब बट्टा आर बी माइनस, ये आर ए माइनस आर बी पढ़ाए हैं, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इस कंडीशन पे आपको अगर अरेंज करना होगा तो फिर इस कंडीशन में आप जो ये कैपिटल आर जो है वो स्मॉल स्फेयर प्लेट का लोगे और स्मॉल आर जो है वो लार्ज प्लेट का लोगे, है ना। यहाँ पे आर बी इक्वल टू स्मॉल आर, तब आपका ये फॉर्मूला आपका सही होगा। समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो ये एकदम क्लियर आपको इसको समझना है। दूसरा, अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि एक मान लीजिए कि आपको याद कीजिए, ध्यान दीजिएगा कि एक सिंपल एक कैपेसिटर, एक मान लीजिए कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर जब हमारा एक, हम सिर्फ मान लीजिए कि जो कोई स्फेरिकल प्लेट ले लेते हैं, तो अगर इस पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज अगर आप दे दिए हो, इस पे क्या किए हो आप, पॉजिटिव चार्ज प्यारे बच्चों दे दिए हो, तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो एटमॉस्फेयर में आपका सेकेंड लेयर जो आपका निगेटिव चार्ज को बनाता है, तो फिर इस कंडीशन में आपका C इक्वल टू 4 पाई एप्स नॉट, हाँ, आपका आ जाता है। समझ गए ना? तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो ये स्मॉल आर है, ये यहाँ पे एक बात मेंशन रहता है कि स्मॉल आर का जो वैल्यू है ना वो कैपिटल आर से बड़ा होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आपका सही होगा। समझ गए? हाँ, ये आपका क्या है कि आउटर स्फेरिकल प्लेट का रेडियस है और ये इनर स्फेरिकल प्लेट का। समझ गए? ये बात ध्यान में रख के क्वेश्चन में टिक लगाना, ये नहीं कि आंसर ये होगा तो हम लोग ये बोल देंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 1 म्यू, अच्छा हाँ, 1 म्यू 2 के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम ऐसे लिखो या सुनो, ऐसे भी लिखा जाता है ये 1 म्यू 2। इसका मतलब है, सुनो, इसका मतलब है कि लाइट जो आपका है ना मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंट्री कर रहा है, मीडियम 1 से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू, तो मीडियम 2 का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में डिवाइडेड बाय मीडियम 1 का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में μ2/μ1। हिंदी में अगर बोलेंगे तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। समझ गए? तो आपका ये होगा आंसर। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? इस सब में कुछ है? चलो अगला क्वेश्चन हम आपका 12, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक एवं, चलिए तो ये तो आपको एकदम, देखिए अब ये आपका कौन सा चैप्टर का आ गया? रे ऑप्टिक्स में आपका कौन सा? प्रकाशिकीय यंत्र, जहां पे आपको मानव नेत्र और आपको सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में पढ़ना है, और ये सब एकदम याद होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन तो गलती होगा ही नहीं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका आंसर याद है, बन जाएगा। क्लास 10th में आप इसके बारे में पढ़े होंगे। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता बताइए क्या होगा? -F0/FE, आपका ये आंसर आ जाएगा। F0 आपका क्या? ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ, और FE आपका क्या? आईपीस लेंस का फोकल लेंथ। समझ गए ना? तो -FO/FE का हम लोग ध्यान। अब ये आपका खगोलीय यानी सिंपल वाला आपको यहाँ पे बोल रहा है, इसी में मान लीजिए कि आपको क्या कर दिया जाएगा, कंपाउंड टेलीस्कोप की अगर हम लोग बात करेंगे, केस गेरियन की बात करेंगे, तो फिर उसका अलग वैल्यू आपका आ जाएगा। समझ गए ना? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, बाकी अभी आपका इसके लिए कह देगा कि आपको अभी इन्फिनिटी पे आपका इसमें इमेज बन रहा है तब, और आपको कह देगा कि लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन, यानी आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे जब हमारा इमेज होगा तो फॉर्मूला फिर आपका चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसका -FO/FE। अच्छा, इसमें FO+FE=L भी मानते हैं, ये भी आपको बताया गया है। चलिए अब देखिए, तो निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष निर्माण का कारण होता है? वर्ण विक्षेपण। जब आपको व्हाइट रे, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, यानी जब आपका व्हाइट रे किसी प्रिज्म से होके गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त होता है। इसी घटना को तो हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं। तो 7 रंग, व्हाइट रे का 7 रंग में डिवाइड होना ही
तो एकमात्र इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? वर्ण विक्षेपण। चलिए आगे। अब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है m=1+, पढ़ाए है ना? चलिए नोट्स में भी आपको था ना? चलिए उसका डायग्राम मिला था कि नहीं? बना लिए थे ना? तो बोले ही थे, सेम एनसीईआरटी का ही डायग्राम था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है 1/f क्या पढ़े हो? हाँ 1/f1+1/f2। तो यहाँ पे P हो जाएगा P1+P2, सॉरी, तो ये आपका आ जाएगा आंसर पावर। हाँ ये सही है, ये सही है P1+P2। लेकिन इसी में मैं यहाँ पे जो टिक ये लगाया ना, आपका मैग्निफिकेशन m हो जाता है m1 इंटू, ध्यान में आया? तो ये यहाँ पे ये ध्यान में आ गया, ठीक है, P1+P2। अच्छा, दो संपर्कित लेंस, अब दोनों d दूरी पे है, बोलो। यही ना? तो इसका पावर dP1P2 आया ध्यान में? तो चलिए, तो इस तरह से याद रखना है। तो इसमें क्या है कि दोनों संपर्कित है, दोनों पास में है, और इसमें आपका दोनों डी दूरी पे अवस्थित है तब। चलो क्वेश्चन नंबर 17। यदि म्यू जी, कोई दिक्कत नहीं, म्यू जी इक्वल टू कितना है 3/, और म्यू डब्ल्यू इक्वल टू कितना है 4/, कोई दिक्कत नहीं, डब्ल्यू म्यू जी पूछ रहा है ना जी, यानी वाटर से ग्लास में ना, तो म्यू जी बट्टा म्यू डब्ल्यू, तो म्यू जी का वैल्यू कितना 3/, 4/, देखो आपका 9/, दिक्कत ये हुए हो। चलो अगला क्वेश्चन 18। कांच के लिए क्रांतिक कोण, ये याद रखना होगा, याद रखना होगा, इसका कैलकुलेशन करने की कोई मतलब, याद रहना चाहिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। चलिए ये भी आपको याद रखना होगा। फिर चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इंग्लिश में भी तो आपका कंटेंट सब दिया ही हुआ है ना। अब है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा, म्यू इक्वल टू साइन, वेट वेट, अच्छा हाँ यहाँ पे आपका 2 नहीं है, हाँ यहाँ पे आपका 2, मैंने ऑप्शन नहीं दे के बिना ऐसे ही टिक मारा। तुम लोग भी एग्जाम में ये बात ध्यान में रखना कि जल्दीबाजी नहीं करना है। म्यू इक्वल टू साइन, ए आपका क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये आपका डेल्टा एम क्या है एंगल ऑफ डेविएशन, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ए बाय ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21। प्रकाशीय पथ, प्रकाशीय पथ के बराबर होते हैं अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। अच्छा, तो ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू लेंथ ऑफ पाथ। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 22। चार डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी, तो देखो तो यहाँ पे f इक्वल टू, ध्यान देना है, p इक्वल टू क्या होता है 1/f इक्वल टू क्या 1/p, तो 1/4 न रे 0.25 ना। अच्छा ये मीटर में आया है, यहाँ पे जो f है ना ये किस चीज में होना चाहिए, तब ये डायोप्टर में है। अब क्या तुमको चाहिए, ये सेंटीमीटर में ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 25 सेंटी। अब ऑप्शन देखो 0.25, 0.25, अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ ध्यान लगा के टिक लगाना, समझ गए? हो सकता है 25 सेंटीमीटर लिखा होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करके बनाना, समझ गए? तो ये सब पे एकदम ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है, म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई -1। वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता में आपका ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट रे माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड डिवाइडेड बाय येलो -1, समझ गए? चलो तो क्वेश्चन नंबर 24। क्या है कि यदि कांच के एक लेंस आपको दे दिया तो सबसे पहले फॉर्मूला आपका क्या होता है, आप फोकस के लिए जब निकालते हैं तो 1/, मान लीजिए एयर के लिए निकालिएगा तो क्या फॉर्मूला है हमारा, म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r2
ये कौन फॉर्मूला है आपका? लेंस। चलिए, तो ये तो आपका 1/f रहेगा। अब यहाँ पे एक वैल्यू हम लोग पुट करते हैं आपका 3/2 का मतलब 1.5। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 1.5, तो यहाँ पे 1.5 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 0.5 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब चलिए, अब कह रहा है कि पानी, ये आपका मतलब कि जो लेंस का ना हवा में फोकस क्या है आपका एफ है। अब इसी को कहा है कि वाटर में ले जाते हैं, तो चलिए 1 बाय जब एफ डब्ल्यू वाटर में करेंगे, इसी लेंस मेकर फॉर्मूला में ध्यान देना है कि क्या फॉर्मूला होता है μ2/, बोलो, μ2/μ1 -1, इसी को ना म्यू कहते हैं। तो ये तो आपका मान लीजिए कि μ2/μ1 यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में एयर का। अब यहाँ पे एयर का तो वाटर के साथ ना, तो चलिए तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2। तो क्या पुट करोगे यहाँ पे, बोलो अब 1/f(w) तो आपका क्या हो जाएगा 3/2, 4/3, समझ गए ना। इंटू आपका यहाँ से 1/r1 माइनस 1/r2। कोई दिक्कत? चलिए आगे कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो 1/f(w) इक्वल टू आपका देखिए तो ये कितना हो जाएगा 9/8, और 9/8 में 8 एलसीएम लीजिएगा तो क्या बचेगा 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको आप लिख सकते हो यहाँ से 1/fa इक्वल टू 1/2 इंटू 1/r1। अब देखो इसमें अब क्या आ गया कि कैलकुलेशन थोड़ा सा हम लोग का बढ़िया वाला आ गया। नहीं क्वेश्चन डाला था, नहीं डाला था, डाला है वो तो बढ़िया कैलकुलेशन वाला डाल दिया। अब क्या करोगे यहाँ से कि 1/fa/1/f(w) आप कर लो। तो 1/fa हाउ मच बाबू रे 1/2 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 डिवाइडेड बाय कितना 1/8, हाँ ना। तो क्या आ जाएगा आपका 1/r1 माइनस 1 कैंसिल। तो देखो तो अब ये एफ डब्ल्यू आपका ऊपर ना F(w/fa), अब ये आपका कितना 4 नहीं आएगा, तो यहाँ से वाटर के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन डी समझ में आया। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस समय में यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं तो ये तो हमारा ऑलरेडी मान लीजिए कि एयर के रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में एयर का। लेकिन यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि आपका वाटर के रिस्पेक्ट में एयर का। समझ गए? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर अब 25, निम्नलिखित में कौन सा संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य लेमडा के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट I एंड वेवलेंथ लेमडा? बताओ। I प्रोपोर्शनल 1/λ पावर 4, ऑप्शन डी आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन में, ये आपको पढ़ना है। रेले इफेक्ट भी यहीं पे पढ़ना है, आया ध्यान में। चलो, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? कौन सा सही है? क्या 1.10⁻⁹ कूलम? समझ गए? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो या पॉजिट्रॉन पे, दोनों का स्मॉल ई से ही डिनोट करते हैं, और वो 1.6 × 10⁻⁹ पॉजिट्रॉन की बात करेंगे तो प्लस लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा सोडियम का कार्य प्लान, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क फंक्शन ऑफ द सोडियम? 2.75 इलेक्ट्रॉन, एकदम याद रखना है इसको। और वर्क फंक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस पे वर्क फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाई ई का वैल्यू कैसे, फाई नोट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो? हाँ, ई माइनस के काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सबसे पहले क्या होता है कि जब मान लीजिए किसी मेटल प्लेट पे, ये डुअल नेचर पदार्थ की द्वैत प्रकृति एंड रेडिएशन में आप पढ़े होंगे, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में, कि जब हम लोग किसी भी मान लीजिए कि जो प्लेट पे, मेटल प्लेट पे जब हम अल्ट्रा वायलेट रे देते हैं तो वो पैकेट ऑफ फोटोन लेने के बाद
तो पैकेट ऑफ फोटोन क्या है, एनर्जी का सोर्स है। तो उस एनर्जी को सोर्स लेने के बाद इलेक्ट्रॉन जो उसमें आपका बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है, या जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन सॉरी जो मेटल प्लेट पे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो उस मेटल प्लेट को लीव करना चाहता है, तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए जो उस मेटल प्लेट को लीव करे, और कुछ एनर्जी खर्च होता है लीव करने के बाद नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर मोशन करने के लिए। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी है, नेगेटिव से पॉजिटिव, समझ गए ना। तो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी अगर माइनस कर देंगे तो जो बचेगा एनर्जी, वो एनर्जी एटलीस्ट चाहिए इलेक्ट्रॉन को उस मेटल प्लेट को छोड़ने के लिए, त्याग करने के लिए, लीव करने के लिए। दैट इज नोन बाय वर्क फंक्शन। और आपका सोडियम का 2.75। अब ये भी डाटा डायरेक्ट याद रखना होगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है कितना, ए माइनस, याद है, इसमें कोई दिक्कत रहे। तो यहाँ पे ए किस चीज के लिए स्टैंड करता है, एटॉमिक नंबर के लिए, एटॉमिक मास का है, ए एटॉमिक मास, अच्छा एटॉमिक नंबर। तो इसके बाद जो बचेगा वो आपका क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ। तो अच्छा बताओ कि मास में मतलब कि जो तुम नंबर को माइनस कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या, पढ़े हो सच में, यही होगा। चलो ध्यान दो। अब देखो तो 29, निम्नलिखित में कौन सा संबंध द्रव्यमान ऊर्जा के लिए सही है, इक्वल टू ऑप्शन, सब आसान ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 में दशमिक संख्या बाइनरी नंबर में, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 8 का तो कैसे निकालते हो, देखो एक निकाल के सिखा देते हैं। तो उस पहले क्या करते हो, तो 2 से किया तो 4 0, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, नहीं बोल रहे हो, फिर 2 से किया 0 1। लिखेंगे कैसे, बॉटम से टॉप, तो क्या 1 0 0 0, यहाँ क्या लिखेंगे, कौन सा आंसर है, बन गया। चलिए इसी तरह से लो एगो 15 का करो तो 2 से करेंगे, देखो यहाँ 2 से करेंगे 7, फिर करेंगे 2 से, फिर 2 से करेंगे, फिर करेंगे, लिखेंगे कैसे, है ना, समझ गए। और देखो ये तो डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से फिर डेसिमल में आने आता है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अब आगे आपका नैंड गेट का सिंबल क्या होगा, डी। नैंड गेट आपका किसका किसका है, नोट और एंड का, समझ गए। यानी जो आपका एंड गेट का होगा उसका अपोजिट, है ना। अर्ध आयु, हाफ, हाफ लाइफ का रिलेशन आपका क्या होता है बताओ, 0 पॉइंट डिवाइडेड बाय ऑप्शन, कोई दिक्कत। ये सब आपका रेडियो एक्टिव में पढ़े होंगे, रेडियो सक्रियता में, और ये सब एकदम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है, हीलियम का। चलिए बॉम्बिंग के लिए, जब मान लीजिए अल्फा अल्फा पार्टिकल का जब हम लोगों को बॉम्बिंग कराना होता है, यानी हीलियम का हम लोग बॉम्बिंग कराते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आइए तो क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है, बी, वो ना। चलिए कैसे, आपका 238 आपका, तो 234 प्लस 4 238, 90 प्लस 2। क्वेश्चन में दम नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा बायोसेवत नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है, क्या हो जाएगा बताओ। सदिश समीकरण के लिए डीबी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। तब यहाँ पे देखो आर कैप है तो ये चलेगा, समझ गए। आर वेक्टर रहता तो यहाँ आर क्यूब करना होता है, आर कैप ही लिखा हुआ है जो हम अभी आपको तुरंत कुलम सुलम बताए थे ना, आपका यही सही होगा, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे देखो आर क्यूब है तो यहाँ आर वेक्टर अगर रहता, लेकिन कैप है तो यही आपका सही होगा, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन पर
ऑप्शन बी। फिर चलो तो निम्नलिखित में धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या होता है? I बाय ऑप्शन बी। फिर चलो क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर? म्यू इक्वल टू, यही ना, चलिए, या वी डी इक्वल टू म्यू ई, पढ़ा है ना? तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन का भी पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रॉन का और होल्स का है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? 1 जूल पर सेकेंड, यानी 1 जूल बाय 1 सेकेंड इक्वल टू 1 वाट, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 40, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध कलर कोड, कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टेंस ऑफ ब्लू कलर, तो क्या बताए? बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेनियन, वेरी गुड, वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। तो बताओ नीला रंग के लिए क्या होगा? 6 पक्का, 0 1 2 3 4 5 6, चलो वेयरिंग गोल्ड, बी बी रॉय, भेरी, हाँ, 1 मिनट, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेनियन, हाँ, 7 यानी 6, ठीक है। चलिए ऐसे करके याद रखोगे तब ना। चलो, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, हम टॉपिक में भी पढ़ा रहे थे, ध्यान दिया होगा, बोले थे। एसआई मात्रक नहीं पूछ रहा है, एसआई मात्रक फिर एम्पियर सेकंड आ जाएगा कूलम का, समझे? लेकिन यहाँ पे वही आपका सेकंड की जगह पे घंटा है, तो वो होगा चार्ज का, ये थोड़े कह रहा है कि कूलम का, चार्ज का। चलो, निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर लॉरेंज फोर्स? कौन सा जी? ये ना, ऑप्शन ए। सबसे पहले एफ वेक्टर, लॉरेंज फोर्स क्या है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों से क्रॉस करता है, तो चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इक्वल टू क्यू ई और मैग्नेटिक फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो हम Q को कॉमन ले लेते हैं, तो E प्लस भी क्रॉस बी। और लॉरेंज फोर्स पे ही आपका वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर, साइक्लोट्रॉन, ये सारे अरेंजमेंट हैं, सबका रिवीजन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान होता है माइनस, एकदम याद रखना है इसको, ये डाटा है, इसका कैलकुलेशन डाटा है, तो डाटा याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 44, धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, कोई दिक्कत? अच्छा, विद्युत चुंबकीय आघूर्ण, यहां पे एक टाइपिंग मिस्टेक है कि यहां पे लिखना चाहिए था कैपिटल एम। स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल एम आपका डाइपोल मूवमेंट के लिए, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के लिए है, तो यहां पे कैपिटल एम होना चाहिए, ये करेक्शन। चलिए क्वेश्चन 45 में आइए, तो निम्नलिखित में कौन सा गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? कौन सा? एन ए, ऑप्शन ए। पढ़ाए हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, और थीटा से डिनोट करते हैं, आया ध्यान में? थीटा से डिनोट करते हैं कि कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध, लेकिन ये पाया ही नहीं जाता है, प्रैक्टिकली है। चलिए उसके बाद आइए तो क्वेश्चन नंबर 47, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। इतना आसान है, अब तो इसमें क्या बताएं? क्वेश्चन देख बोले ना थे ना कि कितना आसान। लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? कुछ है तब इसी को कहते हैं ना कि बिहार बोर्ड का क्वेश्चन। अब क्या प्रैक्टिस कराए तुम लोग? कहते प्रेरणिक प्रतिघात। ऐसे प्रेरणिक प्रतिघात होता क्या है? एक्सएल इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू है ऑप्शन कौन सा? कुछ है इसमें? तब अल्टरनेट करंट में पढ़ोगे। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है द एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर इन अल्टरनेटिंग करंट, पढ़ाए थे। ई भी आई भी इंटू कॉस फाई, आरएमएस से डिनोट करो, या शक्ति गुणांक बराबर होते हैं क्या? हाँ, प्रतिरोध बटा प्रतिघात कि प्रतिबाधा, प्रतिरोध बटा प्रतिबाधा, रेसिस्टेंस बाय इंपेडेंस, समझ गए? चलिए कुछ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 52 में आपका कि फेज डिफरेंस इन एलआर सर्किट, सर क्या हो जाएगा? सी। तो फेजर डायग्राम से आपका क्या कि आपका जब
रेसिस्टेंस जब आप यहाँ पे आर ले रहे हो, है ना, अगर ये आपका रेसिस्टेंस, यहाँ पे हम लोग बात करते थे, ये आपका वी आर भी ना हो जाएगा और करंट आई भी हो गया, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा एक्स एल, और यहाँ पे आपका वी एल भी आपका हो गया। और इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, क्या पूछ रहा है आपको, कलांतर ना, फेज ना, तो फेज तो आपका एंगल फाई देता है लेके, तो अगर आपका ये तो ये भी आपका एक्स एल, अरे हाँ या ना, एक्स, यहाँ पे ध्यान दो ना, वी एल इक्वल टू भी तो आपका क्या हो जाएगा कि आई नोट एक्स एल, हाँ या ना, और यहाँ पे वी आर इक्वल टू भी आई नोट आपका आपका आर। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे कॉस फाई या टेन फाई, यहाँ पे टेन के टर्म में ना, तो टेन फाई क्या एक्स एल बटा आर, यानी ओमेगा एल बटा फाई इक्वल टू क्या टेन इनवर्स ओमेगा एल बाय ऑप्शन सी आपका करेक्ट, मैं डी कर रहा था उल्टा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 53 में आते हैं। ट्रांसफार्मर में परिमाण अनुपात, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मर इन ट्रांसफर क्या होगा बताओ, वी एस बटा, यानी वोल्टेज इन सेकेंडरी करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन, पढ़ा है ना। चलिए तो चलिए, तो उसके बाद आरसी का बीमीय सूत्र होता है, कौन सा होगा, रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस, हाँ, तो रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस का बीमीय सूत्र क्या होगा बताओ, रेसिस्टेंस कौन सा, डी एम जीरो एल जीरो टी, टिक पावर वन। चलिए तो यहाँ पे टिक पावर वन लिखा हुआ होना चाहिए था ना, कि टिक पावर जीरो, तो टिक पावर वन तो लिखा हुआ होना चाहिए ना, सही है, नहीं भी है तो भी हम समझेंगे, लेकिन लिखा हुआ सब में जब लिखा हुआ है तो यहाँ भी लिखा हुआ रहे। तो चलो रेसिस्टेंस का कितना होता है बताओ तो जल्दी, एम एल का पावर, एम एल का पावर टू, टी पावर -3, एक पावर -2, कोई दिक्कत। चलिए अब आपका कैपेसिटर का क्या होता है, C इक्वल टू क्यू भी, तो बताओ तो क्या होता है इसका, जल्दी निकाल के बताओगे ना, बताओ, जब रिवीजन ही चल रहा है तो बताओ जल्दी, m का पावर -1, हाँ, टी पावर -4, टी पावर, हाँ, और हो गया ये कैंसिल, ये कैंसिल, टी पावर -3 और -4, तो टी बचेगा, इसी को क्या लिखेंगे m0l0 टी पावर 1 ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, ध्रुव प्रबल का ऐसा मात्रक, वही बोले ना पोल स्ट्रेंथ, तो क्या होता है एम्पियर मीटर, इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, स्मॉल एम्स, ऑप्शन। अब देखो, एक समान चुंबक क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य, वर्क डन इन डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेट इन मैग्नेटिक इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा MB1 और देखो यहाँ पे अगर मान लो इसी में तुम्हारा अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता तब वर्क डन इक्वल टू क्या होता, PE इंटू 1 कुछ अंतर है, यही तो याद रखना है, या माइनस को मान लोगे तो कॉस थीटा माइनस, समझ गए, याद रखना है इसको। बढ़े आगे, बोलो ना, निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर शॉर्टेज, कौन सा, बी एक्सीएल इक्वल टू 2 इंटू बी इक्वेटोरियल, है ना, और आपको ये इलेक्ट्रिक डायपोल में भी ना ई एक्सीएल इक्वल टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल, याद रहेगा ना। तो ये देखो एकदम सारा शॉर्टकट आपका एकदम याद रखना। एक समान चुंबक क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्त काल, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेटिक ऑसिलेशन इन अ, आवर्त काल होगा, तो आवर्त काल का व्यंजक होता है, क्या होता है बताओ, ऑप्शन बी। चलिए वेरी गुड, टी इक्वल टू 2π√I/MBH, आई क्या है आपका, आई आपका क्या है, आई, हाँ बताइए, टाइम पीरियड जो आपका है तो आई क्या हो जाएगा, हाँ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, एम क्या है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, अब बी क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, समझ गए। चलिए, और ये अर्थ मैग्नेटिज्म में जब आप पढ़ेंगे तो वहां का ये एक्सप्लेनेशन है। निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबक BH, है ना, और
चुंबकीय सुई की आवृत्ति n के लिए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन करेक्ट फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक नीडल? कौन सा? एन स्क्वायर समान मतलब एन स्क्वायर प्रोपोर्शनल बी एच, ये करेक्ट है, कंफर्म? चलिए, पढ़े हो, रिवीजन किए हो, कोई दिक्कत नहीं ना, एनसीईआरटी चेक किए हो? ये सब एनसीईआरटी का डायरेक्ट एकदम आंसर है, ये सबको याद रखना पड़ेगा तब होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा टेंजेंट नियम के लिए सही है? कौन सा? पीएच ऑप्शन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 61, आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर इक्वल टू क्या होता है? म्यू बाय म्यू नॉट, या म्यू इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 का देखो, निम्नलिखित में कौन सा निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है? सी इक्वल टू, यही ना? चलिए तो ऑप्शन बी, पढ़ा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन सा चुंबक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा? दोहरी तरंगे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका याद रखना एकदम, क्रिटिकल एंगल फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ डायमंड, ऑप्शन, ये सब डाटा आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66, फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है एच म्यू। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 67, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग एच इज इक्वल टू, बताओ जल्दी, पी नॉट बाय म्यू नॉट, वेरी गुड। फिर उसके बाद क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वी एस ग्रेटर देन, ऑप्शन बी, याद है रे? चलो क्वेश्चन नंबर 69, डायरेक्ट करंट के लिए प्रेरणिक प्रतिघात, डायरेक्ट करंट के लिए आपका प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है? एक्स एल ना, तो 0 हो जाएगा। हाँ तो ये आपका इसके लिए क्या? 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण एन आई, ये तो 2 बार ना आ गया रे। तो क्वेश्चन नंबर 70 का 70 फिनिश।